राम राम जी सारा ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में 11 बजे के इस बढ़िया से समय के ऊपर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करूं। सुना दो क्या अंतर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आप ही ने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर हमारी 30 क्लास से हो चुकी है और आज हमारी 31वें नंबर की क्लास है। कल हमने हरियाणा के जितने भी लोक नृत्य थे सारे के सारे पूरे करने का काम किया था। आज हम लोग हरियाणा के अंदर जो सवांग होता है, सवांग जिसको सांग भी बोलते हैं, ये जो सवांग है इसको सांग भी बोल देते हैं, के सांग है, ठीक है, के सवांग है या फिर के सांग, वो तुम्हारी मर्जी में इसको क्या बोलना चाहो। तो ये है, आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। कल एक बच्चा ही बोलने लग रहा आपने सांग नहीं करा, सांग नहीं, ये अलग टॉपिक है भाई पूरा पूरा, और ये आपका 2 क्लासों के अंदर होगा, एक क्लास के अंदर तो होना संभव भी नहीं है, ठीक है। आधा पार्ट हम लोग इसका आज करेंगे, आधा पार्ट हम लोग इसका कल करेंगे। 2 क्लासों के अंदर आपका सवांग टॉपिक फिनिश, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, ओके भाई। तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो सवांग या सांग बोलते किसको हैं भाई, ये चीज तो पता होनी चाहिए। तो भाई पुराने समय के अंदर है, जैसे जो खुला सिस्टम को नहीं होता, खुला सिस्टम का समझ लो, जैसे डायरेक्ट स्टेज लगा दिया, एक गांव के अंदर होया करता है सिस्टम में, डायरेक्ट एक स्टेज लगा दिया, एक टेंट लगा दिया। ये सपना चौधरी नाच दी देखी होगी था ना, गाने मतलब उसका मैं स्टेजा का ऊपर है, वो स्वांग वाला सिस्टम है वो, ठीक है। इसका मैं अगर स्वांग के अंदर भाई आपका गाने बजाने भी हुए हैं, नाटक भी करना होया करे, अरे दोनों को कर, फिर बीच में मतलब कि एक तरीके से जैसे थिएटर को नहीं होता आप ही, मतलब छोटे मोटे जो नाटक होया करे, कॉलेज में नाटक करे अगर बालक स्टेज के ऊपर, वो सिस्टम है इसका। मैं डांस भी होया करे, गाना बजाना भी होगा, नाटक भी होगा, सारा सौदा एक स्टेज का ऊपर हो, उससे थी सवांग बोलना। चीज समझ में आई या नहीं आई? पुराने समय के अंदर गामा का मैं सिस्टम होया करता, ठीक है, गामा का मैं दिखानी आया करते, सांग दिखानी है, ठीक है। वो पहला थोड़ा बहुत नाटक कराया कर दिया, रड़दू तूनू के बोलिया, तूनू के बोलिया, फिर बीच में एक गाना से चला दे, उस गाना पर नाचन लग जाए, तना मेरा खतर नो करया, ठीक है। फिर थोड़ी बहुत और एक्टिंग बाजी कर दी, और मतलब कि सारी चीजों का मिश्रण है एक सवांग। चीजें समझ में आई? हाँ जी आ गई, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं, आओ। तो पहली चीज है भाई, सवांग बोलते किसको है, सवांग क्या चीज है या सांग क्या चीज है? तो सवांग या सांग क्या है? एक ग्रामीण लोक नाट्य खुला रंगमंच है, ठीक है। सवांग या स्वांग क्या है? सांग एक ग्रामीण लोक नाट्य खुला रंगमंच है भाई, खुला रंगमंच है। इसका मतलब समझ गए, यानी गांव के अंदर जो नाटक दिखाए जाते हैं खुले स्टेजों के ऊपर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सांग या स्वांग बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सांग या स्वांग का आपसे पूछ ले भाई, इसका मतलब क्या होता है? सांग का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका नाटक करना या फिर नौटंकी करना या किसी की नकल करना, यही तो, इसी को तो नाटक बोलते हैं, इसी को तो एक्टिंग बोलते हैं। हम किसी की नकल करने लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? नकल करना, ठीक है। सांग का मतलब ही क्या है भाई? इसके अंदर हम लोग नकल करने का मेनली काम करते हैं या फिर किसी का रूप धारण करने का काम करते हैं भाई, ठीक है। नकल करना या रूप धारण करना, ये इसका मेन अर्थ है भाई, रूप धारण करना। ओके जी, ये फैक्टर भी समझ में आ गया, इसके अंदर भी कोई 2 या 3 राय नहीं है, ठीक है भाई। और ये जो सांग होता है इसी को क्या हरियाणा का लोक नाट्य भी बोलते हैं। लोक नाट्य का मतलब, नाट्य का मतलब नाटक, हरियाणा के लोगों का नॉर्मल सा एक देसी सा नाटक, ठीक है। तो आपसे पूछ ले सांग को क्या भी बोलते हैं? हरियाणा लोक नाट्य के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। HR का लोक नाट्य, लोक नाट्य भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई? सांग या सवांग को क्या हरियाणा का लोक नाट्य भी बोलते हैं। ओके जी, ये भी चीज समझ में आ गई, इसके अंदर भी कोई 2 या 3 राय नहीं है भाई। अब हम लोग इसके बारे में और वन लाइनर कंसेप्चुअल चीज पढ़ेंगे भाई, क्या कुछ सिस्टम है भाई। तो पहली बात तो भाई जो सांग है, सांग की शुरुआत हुई किस चीज से? नाटक से हुई भाई, ठीक है। लोगों ने नाटक करना स्टार्ट किया और उसी नाटक को नाम दे दिया सांग, ठीक है, या फिर सवांग। सांग या सवांग एक ही चीज है, ठीक है। इसी को लोगों ने क्या नाम दे दिया? बस सांग नाम दे दिया। हाँ जी, चीजें समझ में आ गई। तो लिखेंगे सभी साथी, जो सांग होता है, सांग की शुरुआत किससे मानी जाती है? नाटक से भाई। सांग की शुरुआत, सांग की शुरुआत है किससे हुई है? नाटक से हुई है भाई,
नाटक से हुई है। ओके जी, जैसे अभी अभी हमने देखा भाई नाटक से क्या इसकी शुरुआत हुई है भाई। सबसे पहले सांग का वर्णन हमें मिलता कहां पर है? अब ये क्वेश्चन आएंगे, ये सारे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं भाई। ठीक है, सांग का सबसे पहला वर्णन हमें कहां पर मिलता है? हरिवंश पुराण के अंदर। याद कैसे रखो, हरि का मतलब समझ लो साक्षात भगवान विष्णु थे ना, उन्होंने इस चीज का वर्णन करके दिया था कि हाँ भाई सांग नाम का कि मैं सौदा हुआ है, अरे यो हरियाणा वालों तामना करना पड़ेगा, जिदे जाकी है लोगों का एंटरटेनमेंट होगा। ठीक है, तो सांग का सबसे पहला वर्णन हमें कहां पर मिलता है? लिखेंगे सभी साथी, सांग का सर्वप्रथम वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर मल्टीपल टाइम आया है। सबसे पहला वर्णन हमें कहां पर देखने को मिलता सांग का? तो यह हमको मिलता कहां पर? हरिवंश पुराण में भाई। याद रह जाएगा, हरिवंश यानी साक्षात भगवान विष्णु ने बोला था कि भाई सांग नाम का सिस्टम हुआ है, इसको तुम लोग हैंडल करो। यानी हरिवंश पुराण के अंदर क्या है, हमें सांग का सबसे पहला वर्णन हमको देखने को मिलता है। ओके जी, चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब ये जो सांग होता है इसके अंदर गाने बजाने में कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? सांग में प्रयुक्त वाद्य यंत्र, यानी कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो इसके अंदर यूज होते हैं। वाद्य यंत्र का मतलब समझ गए ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं इसके अंदर, सांग के अंदर। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं पूछ सकता, हालांकि आज तक पूछे नहीं है लेकिन फिर भी पूछ ले। बैजू, बैजू ये सारे बजाने वाले हैं। पेटी होगी, ढोलक हो गया, नगाड़ा हो गया, लिखो बैजू, पेटी, ढोलक, नगाड़ा, ये सारे क्या है जी? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ढोलक नु डम 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 डम, इस टाइप से चीजें समझ में आई या नहीं आई जी? बिल्कुल आई। और भी बहुत सारे हैं। एक पुराने टाइम पर गढ़वा होता था, गढ़वा देखा है? जो बढ़वा नहीं, गढ़वा बेटा, गढ़वा नोट भड़वा, गढ़ा आया कर ना, गढ़ा का ऊपर टीप बांध दे और फिर उसकी बजा धम धम धम। ठीक है, तो गढ़वा हो गया, उसका भी इसी के अंदर आपका यूज किया जाता। तुम्बा, बीन, ठीक है, डमरू, डमरू, गढ़वा, आड़े लिख दूं, तुम्बा, बीन, एक्सेट्रा, मतलब और भी बहुत सारे हैं लेकिन अपने को मेन सिर्फ यही पढ़ने हैं। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। ये सारे क्या है, इनका यूज आपका सांग के अंदर होता था। मैंने बताया ना भाई, सांग के अंदर पहले तो हम लोग नाटक करते हैं, नाटक के अंदर बीच बीच में आवाज को ना ढम, तो ढोलक से आवाज काटी ढम, फिर बीच में गाना बजाना शुरू कर दिया, तो ये सारा सांग का सिस्टम है। तो सांग के अंदर इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी तो यूज होगा, तो कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो मैंने देख लिए। ठीक है जी, अगला जो हमारे पास वन लाइनर क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सांग की खोज किसने करी थी पूरे संसार भर के अंदर? सांग की खोज किसने करी थी? तो सांग की खोज करी थी रिचर्ड टेम्पल नाम का एक व्यक्ति था भाई। क्या नाम था? रिचर्ड टेम्पल। याद कैसे रखोगे? रिचर्ड का मतलब हो गया रिच आदमी, यानी अमीर आदमी था। वो मंदिर के अंदर गया, मंदिर के अंदर उसने चढ़ावा चढ़ावा, ऐसे बोला मैं यहां पर चढ़ावा चढ़ाने लग रहा हूं, उसके बदले मेरे को क्या मिलता है? लोग ऐसे बोले कुछ नहीं मिलता जी, तो इसके बदले में सांग करवाओ। ठीक है, तो इसी वजह से क्या सांग की शुरुआत हुई थी रिचर्ड टेम्पल। याद रहे भाई, अमीर आदमी था, उन्होंने मैं मंदिर में चढ़ावा कौन चढ़ाऊं, मैं तो भाई सांग करवाऊंगा उस पीछे का, सांग करो भाई। ठीक है, तो सांग की खोज किसके द्वारा? रिचर्ड टेम्पल के द्वारा करेगी। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। सांग का आयोजन कहां पर होता है भाई? सांग का जो आयोजन है वो कहां पर होता है? तो सांग का आयोजन लकड़ी के तख्तों पर होता है भाई। लकड़ी के तख्त, तो स्टेज सा जो बना हुआ है ना, जो स्टेज मैंने आपको बोला, स्टेज किससे बनता है? लकड़ी के तख्तों से स्टेज बनता है। स्टेज के ऊपर सपना चौधरी नाचा कर दी। ठीक है, तो वही सांग वाला सिस्टम है। ठीक है, तो सांग का आयोजन कहां पर होता है? लकड़ी के तख्तों पर भाई। लकड़ी के तख्तों पर क्या है आपका? सांग का आयोजन आपका होता है। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। और ये जो तख्ते होते हैं इनकी एवरेज लंबाई यानी एक हाइट है वो कितनी देखने को मिलती है? जो लकड़ी के तख्ते होते हैं इनकी जो हाइट, नहीं सॉरी हाइट तो ज्यादा हो जाएगी, लंबाई, लंबाई बोलो आप, तख्तों पर होते हैं और इनकी जो लंबाई है हमको वो कितनी की देखने को मिलती है? 3.5 मीटर की हमें इनकी लंबाई देखने को मिलती है। ठीक है, कितनी? लगभग 3.5 मीटर। ठीक है, 3.5 मीटर की क्या हमें इनकी लंबाई देखने को मिलती है। चीजें समझ में आई? हाँ जी आई। क्या होया? मास्टर तो जाया करता सांग देखना और आमना सांगे देखे भाई। सांग के अंदर टोटल कलाकार कितने होते हैं भाई? टोटल कलाकार लगभग, ये जरूरी कोई इतने हुए हैं लेकिन लगभग अप्रोक्स हमें इतने देखने को ही मिलते हैं, लगभग 20 से 30 भाई।
लगभग कितने, लगभग हमें 20 से 30 कलाकार सांग के अंदर देखने को मिलते ही मिलते हैं, 20 से 30। ठीक है जी, ये फैक्टर भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके भाई, आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर या फिर हमारे भारत देश के अंदर सांग की शुरुआत कब हुई, मतलब बिल्कुल अच्छे से प्रोफेशनल लेवल पे, तो 1730 के अंदर हुई थी। ठीक है, जो हमारे किशन लाल भट्ट जी थे मेरठ से, उनके द्वारा करी गई थी, लेकिन उनके बारे में आप विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे। एक बार नॉर्मल मोटा मोटा लिख लो कि इस तरीके से। ठीक है, आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर या देश में सांग की शुरुआत है प्रोफेशनल रूप से। वैसे तो इसका पहला क्या होता है सांग प्रोफेशनल रूप से कब मानी जाती है, 1730 में। और किशन लाल भट्ट वगैरह वगैरह इनके बारे में अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन ना लो। ठीक है, एक बार के लिए इतना ही लिखो। ओके भाई, हाँ जी, इतनी चीजें समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जब भी सांग की शुरुआत होती है, जैसे मान लिया सटे सारा जच गया और भाई प्रोग्राम बिठाना है, गाने गुणे गाने जो नाटक करना है, तो वो चीज शुरू होने से पहले जो देवी भवानी माता है, ठीक है, उनका क्या है, एक प्रशंसनीय गीत पढ़ा जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है कि हाँ भाई भवानी माता ऐसी है, भवानी माता ने ये किया वो किया, मतलब उनकी एक प्रशंसा के अंदर एक गीत पढ़ा। ये पहला स्टेप है सांग शुरू करने का। ओके जी, फिर दूसरा स्टेप होगा गुग्गा दमोड़ा नृत्य किया जाएगा, ये सेकंड स्टेप है। उसके बाद फिर आपका नाटक स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, जो भी आपका नाटक होगा, जिस भी चीज के ऊपर रामायण है, महाभारत है, जो भी चीज है, ठीक है, उस भी आप पर आपका नाटक आपका शुरू होगा। चीजें समझ में आई? ठीक है, तो लिखेंगे सांग शुरू करने के स्टेप, शुरू करने के स्टेप कौन कौन से। तो पहला स्टेप होगा हमारे पास क्या, सबसे पहले तो जो भवानी माता है उनका क्या प्रशंसनीय गीत है पढ़ा जाता है। लिखेंगे ज्ञान की देवी भवानी का प्रशंसनीय गीत पढ़ा जाता है। ये सारे स्टेप तारीख देख लो, जो मानो सिस्टमैटिक वे तक पढ़ाऊं हूं। प्रशंसनीय गीत पढ़ा जाता है। ओके जी, और सेकंड नंबर पर जो हमारा स्टेप नंबर 2 है, वो क्या कहता है, वो हमारा ये बोलता है कि हमने गीत पढ़ दिया, गीत पढ़ने के बाद अब हमें एक डांस की प्रस्तुति देनी पड़ेगी जिसका नाम है गुग्गा दमोड़ा नृत्य भाई। ठीक है, लिखेंगे सेकंड, फिर होता है गुग्गा दमोड़ा नृत्य, दमोड़ा नृत्य के साथ सांग की शुरुआत की जाती है, शुरुआत की जाती है। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। इसके अंदर कुछ मुश्किल था ना जी? कुछ भी मुश्किल नहीं था। आंडू पांडू से प्रसन्न है, इनका में क्या मुश्किल है? कुछ भी नहीं है। एक चीज दिमाग के अंदर सेट रखो, बस एक कंसेप्ट दिमाग में बना लो कि कैसे करना। बस सांग का मतलब समझ में आया? सांग का मतलब ही क्या, बस स्टेज के ऊपर जो परफॉर्मेंस होगी वो। ठीक है जी, सांग क्या कुछ आया देखो, मोटा मोटा दोबारा से तुम्हारी रिवाइज करो ताकि चीजें भाई। कहने की बात क्या, गांव के अंदर होता है ग्रामीण लोक नाट्य कला है, मतलब क्या इसका नकल करना, एक्टिंग बाजी करना, वही सांग का मतलब है। हरियाणा लोक नाट्य बोलते हैं, नहीं लोक नाट्य होता है लोकल जो नाटक हो गया वो। सांग की शुरुआत नाटक से हुई थी। ठीक है जी, सर्वप्रथम वर्णन हरिवंश पुराण के अंदर मिलता है। प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? बैजू, पेटी, ढोलक, नगाड़ा, डमरू, गढ़वा, तुम्बा, बीन। सांग की खोज रिचर्ड टेम्पल के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। आयोजन लकड़ी के तख्तों पर किया, तो उसी का स्टेज बना है। लगभग 3.5 मीटर की लंबाई मिला है। टोटल कलाकार 20 से 30 कलाकार देखने मिला। हरियाणा देश में सांग की शुरुआत प्रोफेशनल रूप से 1730, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है। ठीक है, सांग शुरू करने के स्टेप कौन कौन से हैं? पहले ज्ञान की देवी भवानी है, उनके थोड़ी बहुत उनके बारे में चीजें हमें बतानी है, पढ़नी है। सेकंड नंबर पर हमारा जो गुग्गा दमोड़ा नृत्य यो करके और फिर अपना नाटक की शुरुआत करनी है। चीजें समझ में आई या नहीं आई बताओ? सर कोई मुझे भी बता दो, हम 2 बहन हैं और जिससे हमने फॉर्म फिल करवाया था उसने हमें हमें ट्विंस फिल कर दिया है। हमारा दोनों का फॉर्म भाई ये कशिश भाई अपने को नहीं पता भाई, ये फालतू की बकवासबाजी अड़ ना कराया करो। ठीक है,
100 बार बताया रखी है, इतना बताया पाछा जब तम फार्म गलत भरो न, इतना बताया पाछा भी तो तम लायक है कौन भाई नौकरी का? सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ दो, तम फार्म एक सही नहीं भर सकते, उसका फालतू तम क्या करोगे? मानो यह बात है। किसी का केस समस्या, किसी का केस समस्या है। एक जना का मैंने सीएससी वाले को बोला था कि फार्म भर देना, मैं हूँ डीएससी कैटेगरी से, उसने भर दिया ओएससी कैटेगरी। तो गलती किसकी है, मेरी है कि तेरी है? तो खुद गलती करो तो खुद ही सजा भुगतोगे। 100 बार कह दिया, जो चेयरमैन साहब ने स्पेशल लाई हुआ कि कह दिया भाई फार्म अपना सीएससी की बजाय खुद भरना, फोन से भर लेना। फोन तो रख दे होगे, क्लास फोन ना में चलना है आज का दिन में, हर एक व्यक्ति बट्टा स्क्रीन फोन है, फोन से भर लेना। और कंप्यूटर वाला भाई भरवाओ भाई, कौन फोन में भरने का तारा सिस्टम कौन समझ मानदा, तो कंप्यूटर वाला दोहरा बैठ के तो भरवाओ। फोन मार देंगे तो साहब बन जाए ना, साहब इनका दोहरा टेम को नहीं, बड़े बिजनेसमैन हैं, फोन मारेंगे हाँ भाई सीएससी वाला, अरे भाई यो फार्म लिखना, मेरा फार्म भर दिए। ले भाई 100 बार बताई दे, फार्म सबमिट करने का पहला भी प्रीव्यू लिखा हुआ है कि वह पूरा फार्म भी पढ़ लो, जो तामना भरया है कि मैं गलती हो तो वह भी चेंज हो जाएगी। लेकिन ना, ये तो साहब जाते हैं ना कर दे सबमिट कर दे, बस पढ़ रहा क्या, सही है कर दे सबमिट, अगला कर दे सबमिट, फिर पाछा बेबे बरगा मुंह करी हांडी जाएंगे। ये होगा जी, ओएससी का डीएससी बन गया जी, मैं ईडब्ल्यूएस से था जी, सीएससी वाले ने जनरल से बल दिया जी, सीएससी वाले ने स्पेलिंग गलत कर दी जी, वो कर दिया जी। इसे एडमिट कार्ड नहीं आने चाहिए कदे, इनती आजीवन खातर बैन कर दो फार्म भरने खातर भी। इतना समझाए पता रहे नु, सोचो यार शुरुआत में किसी चीज की नॉलेज ना हो, कोई बतांदा ना होना है, उड़ा गलती होना स्वाभाविक है। पुराना टाइम था 2016 17 18 का टाइम, उस टाइम यूट्यूब में इतना सिस्टम को नहीं आया करता, ना कोई बतानिया आया करता, तो गलती होने की संभावना बहुत घनी आया करती। लेकिन आज का दिन में तो पूरा फार्म भरना सिखा दिया यार, यूट्यूब पर कुकर फार्म भरा जा, फिर भी गलती करें भाई। हर एक चीज व्हाट्सएप पर दिन में 10 बार पोस्ट करी, कहता हूँ भाई फार्म में ये चीज नो कर लियो, फोटो का वाला डाउट था, फोटो का डाउट दूर कर पूछ की, सारी चीजें बताई तो भी गलती करने लगे, तो भाई उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन तो यो है अपना संन्यास लो, तारे फार्म में तो नुको जना रिजेक्ट होते तो भी करो, जोड़ से इसी से गलती कर रहे हैं ना, इनका फार्म धक्का रिजेक्ट करो, जिस दिन में अकल आओगी आगे तो खुद भरेंगे ना, ठोकर लगे जिद आओगी इनके दिमाग में। आगे चले भाई, इतनी चीजें क्लियर है? हाँ जी क्लियर होगी भाई। अब हम लोग बात करते हैं हरियाणा के अंदर सांग का पहला वर्णन हमें कहां पर मिलता है भाई। हरियाणा के अंदर भी सांग वगैरह वाला सिस्टम होया, इसका पहला वर्णन हमें मिलता कहां पर है? तो इसका वर्णन हमें लाडवा के अंदर। लाडवा कहां पर है जी? कुरुक्षेत्र वाला, इशारा वाला लाडवा नहीं, कुरुक्षेत्र का भी लाडवा, जड़े तो नायाब सिंह सैनी जी विधायक बन रहे हैं, तो आपका लाडवा जो कुरुक्षेत्र के अंदर है वहां पर 14वीं सदी के अंदर, 14वीं सदी का मतलब समझ गए, यानी 1301 से लेकर 1399 तक के साल है। उस टाइम एक राजा होया करते, उन राजा का नाम था राजा रतन सेन। ठीक है, उनका जो सांग था उससे हमें क्या है, मतलब उसका एक ग्रंथ था, राजा रतन सेन का सांग इस नाम का एक ग्रंथ था। ठीक है, उस ग्रंथ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाँ भाई हरियाणा के अंदर भी कोई सांग होया था पुराना टाइम के अंदर। ठीक है, तो लिखेंगे हरियाणवी सांग का प्रथम वर्णन, हरियाणवी सांग का प्रथम वर्णन, पहला वर्णन हमें मिलता कहां पर? हरियाणवी सांग का। ठीक है, तो हरियाणवी सांग का पहला वर्णन हमें कहां पर मिलता है? लाडवा के जो 14वीं सदी के राजा थे, लाडवा कहां पर है जी? कुरुक्षेत्र के अंदर के 14वीं सदी के राजा। ठीक है, 14वीं सदी के राजा थे, कौन से राजा? रतन सेन का सांग। ठीक है, 14वीं सदी के राजा, इनकी किताब का नाम था राजा रतन सेन का सांग, ये इनकी किताब का नाम था, जिसको देखो ये मैंने डबल कोम में लगा दिया ना, ये एक किताब थी। 14वीं सदी का राजा था, क्या था? राजा रतन सेन का सांग। ठीक है, इस ग्रंथ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है भाई, नामक ग्रंथ में। ठीक है, तो यानी हरियाणवी सांग का पहला वर्णन हमें कहां पर मिलता है कि हाँ भाई हरियाणा का में भी कोई सांग था, इसका पहला वर्णन हमें जो लाडवा यानी कुरुक्षेत्र के जो उस टाइम जो राजा आया करते, राजा रतन सेन का सांग, इसके जो ग्रंथ है उसके अंदर हमें ये चीज देखने को मिलती है भाई। ठीक है, ओके भाई।
आई चीज समझ में? हाँ जी आ गई, दिमाग के अंदर भी बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओके जी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हरियाणा का सबसे प्राचीन सांग कौन सा है, तो सबसे प्राचीन सांग यानी पुराने समय के अंदर जो स्टेज के ऊपर जो चीज चलती थी वो क्या चलती थी? रामलीला चलती थी या फिर रासलीला। रासलीला किसकी? जो भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी, उसको रासलीला बोलते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं थी। रामलीला प्रभु श्री राम की जो कहानी है यानी रामायण एक तरीके से वो। तो हरियाणा के अंदर जो पुराने समय के अंदर जो सांग चलते थे स्टेज के ऊपर, जो परफॉर्मेंस होती थी वो रामायण की या रासलीला, इन्हीं दो की होती थी। आपके जो मम्मी पापा दादा दादी आप उनसे भी पूछ लेना, पुराने समय के अंदर वो भी रामायण देखने जाते थे, स्टेज के ऊपर रामायण की परफॉर्मेंस आती थी। ठीक है, एक व्यक्ति हनुमान बन के आता था, एक व्यक्ति राम बन के आता था, एक व्यक्ति सीता बन के आती थी, मतलब इस टाइप से पूरी परफॉर्मेंस होती थी। ठीक है, तो बात करेंगे हरियाणा के सबसे प्राचीन सांग कौन से हैं। एचआर के सबसे प्राचीन सांग हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हमको देखने को मिलते हैं। एक तो रामलीला, रामलीला होती थी, एंड रासलीला। रासलीला प्रभु श्री कृष्ण से बिलोंग करती है। ओके, तो ये दोनों की दोनों परफॉर्मेंस आपकी स्टेज के ऊपर होती थी, ये सबसे पुराने सांगों के अंदर शुमार है। ओके जी, चीज भी समझ में आ गई। अब अगर हम लोग बात करें, हमने देख लिया भाई हरियाणा के अंदर पहली बार सांग का वर्णन कहां पर मिला, हरियाणवी सांग का, वो हमने देख लिया राजा रतन सेन का जो सांग था इसे नामक ग्रंथ के अंदर मिला। हमने ये चीज भी देख ली सबसे प्राचीन सांग कौन सा था। अब हम लोग देखते हैं हरियाणा का पहला सफल सांग कौन सा था, फर्स्ट सक्सेसफुल सांग। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा था, जोन सा मतलब कि पहली बार सक्सेसफुल होया, जिसने खूब कमाई करी। क्योंकि ये जो सांग जिस टाइम खत्म होया करता ना, खत्म होए पाछा लोग उड़ा 10-10 20-20 रुपये देख ही जाया कर दे जी भाई। जितने भी गांव के लोग देख खड़ा रहे हैं सारे के सारे, ले भाई 10 का, ले भाई 20 का, ले भाई 30 का, नु इसी तरीका था भाई, उड़ा रुपये इकट्ठे कराया कर दे। तो और मतलब उनकी कमाई का सोर्स ही था, जो स्टेज पे जो सांग का सारा कारोबार कराया कर दे, इनकी कमाई का सिस्टम ही ये था भाई, कि भाई लोग इनको पैसे देते थे, ये वहां से इकट्ठे करते थे और इकट्ठे करके अपनी आजीविका चलाने का काम करते थे। ठीक है, तो हरियाणा का प्रथम जो सफल सांग है वो कौन सा, उसका नाम है शीला सेठानी। ठीक है भाई, शीला सेठानी नाम की एक सेठानी होया कर दी, इसका ऊपर एक पूरा नाटक बनाया गया था जो कि स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया गया। ये हरियाणा का क्या था, पहला सफल सांग हुआ जो कि सक्सेसफुल होया। चीजें समझ में आई। ठीक है, ये आपका कब आया था ये सांग, तो 19वीं शताब्दी में भाई। 19वीं शताब्दी का मतलब समझते हो, यानी 1801 से लेकर 1899 तक के जो साल हैं, उस टाइम ये आपका सांग आया था 19वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, शताब्दी बोल लो या सदी बोल लो यार, बात एक है, इसमें थोड़ी कोई वो है, 19वीं सदी बोल लो। 19वीं सदी के अंदर क्या हमारा ये सांग आया था शीला सेठानी। याद तो रह जाएगा ना बस, सेठानी साहब, सेठानी के बोली नोली मेरा तो रुपये है, मेरे ला सांग सबका पहला नंबर पाना चाहिए, इसने खूब कमाई करनी चाहिए। ठीक है जी, चीजें समझ में आई। इसकी रचना किसने करी थी भाई, तो इसकी रचना करी थी पंडित नेतराम। नेकराम नहीं है, नेतराम। रचना किसके द्वारा करी गई, पंडित नेतराम द्वारा। पंडित नेतराम द्वारा इस सांग की आपकी रचना करी गई। ओके जी, चीजें समझ में आई। कैसे याद रखोगे भाई, सेठानी जी आप इतने पैसे वाली हो, कुछ तो नेक काम करो, नेतराम। ठीक है, तो पहला सफल सांग की बात करेंगे तो शीला सेठानी, और इसके रचयिता कौन होंगे, जो मेन जो जिसने लिखा था, तो पंडित जो नेतराम साहब है वो इसके आपके रचयिता होंगे। हर एक की चीजें समझ में आई, बहुत बढ़िया भाई। सर जी ग्रुप डी बैच में मैथ की अनसोल्ड पीडीएफ डाल दो, डाल तो रखी भाई काफी रानी, हर एक क्लास के साथ तो डाल रखी है, हर एक क्लास के साथ आपकी पीडीएफ डाल रखी है। ठीक है, जैसे मान लिया प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस के साथ उसकी अनसोल्ड पीडीएफ डाल रखी है प्रैक्टिस के लिए, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे ग्रुप डी और चाहे सीईटी, मैंने दोनों बैचों के अंदर डाल रखी है। कैंडिडेट नेम का सभी अल्फाबेट स्मॉल शो क्यों कर रहे हैं, अरे कोई दिक्कत को नहीं यार, स्मॉल लार्ज की दोनों बैचों के अंदर डाल रखी है। कैंडिडेट नेम का सभी अल्फाबेट स्मॉल शो क्यों कर रहे हैं, अरे कोई दिक्कत को नहीं यार, स्मॉल लार्ज की
ये तम फालतू इतनी भड़कना पाया करो भाई, होगी दिक्कत। सर जी आज की मेंटरशिप डाल दे भाई, ऐक खोल के देखा तो डलोड़ी पाई जाएगी, सस्ते नशे अगर क्या हुआ तो कौन पाओ डलोड़ी। आ चाल पड़ी लाइट जा रही है, लाइट जाने का चक्कर में हो गया सारा सौदा, चल पड़ी। चल पड़ी। देखो भाई, तो मैंने क्या बोला, जो हरियाणा का सांग है वो समय के हिसाब से 4 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। 4 हिस्सों का मतलब समझते हो, 4 मतलब टाइम पीरियड के अंदर हमने उसको डिवाइड कर दिया। जैसे अगर हम लोग बोले पहला चरण कौन सा है हमारे सांग का, जिसको हम लोग संक्रमण काल बोल देते, तो पहला चरण कौन सा होगा, साल 1200 से लेकर 1750 तक का जो समय है उसको हम लोग संक्रमण काल बोलते हैं, यानी सांग का पहला चरण हो गया। भाई इसके अंदर कौन सा व्यक्ति आया था जिसने सांग की हल्की फुल्की शुरुआत करी, औरंगजेब इससे टेम होया था 1700-1600 वाले साल का मैं इसना सांगा का मैं महिलाओं की एंट्री बैन कर दी थी। ठीक है, औरंगजेब का मरे पास दोबारा था फिर सांग। भाई मैं माफी चाहता हूँ यार, थोड़ी सी लाइट नहीं, लाइट की वजह से थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं। ठीक है, अब सही चलेगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, अब नहीं रुकेगी भाई। लाइट नहीं थे ना, इस वजह से फॉल्ट आने लग रहा है यार, लाइट की और इसी तीसरी लाशा लट दे ही रखा है ऊपर का लाइट। अब चलनी पड़ी भाई सही, अब नहीं रुकेगी भाई। ठीक है, आओ। तो हरियाणा का जो सांग है इसको क्या भाई, थोड़ी चरड़ चरड़ की आवाज आओगी, इसना थोड़ी हुआ कर लियो बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं आओगी। ठीक है, हरियाणा का जो सांग है, HR के सांग को काल के हिसाब से, काल के हिसाब से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया भाई, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है भाई। ओके जी, कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं भाई, तो जो पहला पार्ट हमें आज 2 से 3 पार्ट के बारे में अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, जो पहला पार्ट है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम है प्रथम चरण, या जिसको बोल देते हैं संक्रमण काल। पहला काल कौन सा हो जाएगा, प्रथम चरण बोल लो, या फिर इसको संक्रमण काल बोल लो भाई, संक्रमण काल बोल लो, बात एक ही है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके जी, ये चीज भी समझ में आएगी। ये प्रथम चरण या संक्रमण काल किससे कब तक का टाइम पीरियड है, तो मैंने अभी अभी बताया साल 1200 से लेकर 1790 तक का जो टाइम पीरियड है ईस्वी तक का, वो सारा का सारा क्या हमारा संक्रमण काल के अंदर आता है। ठीक है, यानी इस काल के दौरान जो सांग विकसित हुआ हमें उसके बारे में अभी पढ़ना है कि भाई जो ये काल था, इस टाइम थे, इस टाइम क्या क्या चीजें विकसित हुई, कैसे कैसे आपका सांग फैला, क्या कुछ हुआ, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हरियाणवी जो सांग की परंपरा है उसकी शुरुआत हुई कब, अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये हुई आपकी 1206 के अंदर, यानी 13वीं सदी के अंदर, और ये प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ है कि हरियाणवी सांग की परंपरा की शुरुआत हुई कब थी। तो हरियाणवी सांग की परंपरा की शुरुआत कब हुई, मैंने क्या बताया, 1206 यानी 13वीं सदी के अंदर हरियाणवी सांग की परंपरा की शुरुआत हुई थी भाई। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणवी सांग परंपरा की शुरुआत, यानी पहली बार सांग वगैरह थोड़ा बहुत जो इसकी खोज वगैरह हुई, ये कब हुई, ये हुई जी साल 1206 के अंदर। और 1206 क्या हो जाए, 13वीं सदी के अंदर कौन से आते हैं सारे के सारे, 13वीं सदी के अंदर आपके 1201 से लेकर 1299 तक के सारे साल 13वीं सदी के अंदर आएंगे। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी, इसके अंदर भी कोई 2 या 3 राय नहीं है। ठीक है, और हरियाणा के अंदर ये जो सांग परंपरा आपकी शुरुआत हुई थी 1206 के अंदर, यानी 1306 के अंदर, इसकी शुरुआत का श्रेय किसको जाता है, तो बिहारी लाल जो पंडित साहब हैं, ठीक है, बिहारी लाल पंडित थे, उनको क्या है इस परंपरा की शुरुआत का श्रेय जाता है भाई। तो इसको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, बिहारी लाल पंडित। लिखेंगे सभी साथी, कौन थे, बिहारी लाल पंडित है भाई, इनको क्या है ये परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है, यानी कि क्रेडिट जाता है, मेनली इन्हीं के द्वारा ये परंपरा स्टार्ट करी गई थी। ओके जी, ये चीज भी समझ में आएगी। और ये जो बिहारी लाल पंडित है, इनके एक शिष्य होते थे, शिष्य यानी इनका चेला आया करता, जिसका नाम था चेतन,
जैसे चेला चेला जैसे चेतन, इनका एक चेला आएगा जिसका क्या नाम था, चेतन नाम का इसका चेला था, जिसने सांग को क्या है आगे और बढ़ाने का काम किया। ठीक है, चेतन ने पिछले साल ही टेक्स्ट बुक से लाखों स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो आज ही टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करें और शुरू करें 1 रुपए में 2 दिन का ट्रायल पीरियड। ठीक है, बिहारी लाल पंडित उन्ना की में सांग करया थोड़े बहुत दिन। ठीक है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी सांग का बारे में। उसका बच्चा उनका चेला गया चेतन, चेतन ने फिर इस परंपरा को और आगे बढ़ाया। तो चीजें समझ में आई या नहीं आई? यानी पहला फैक्टर क्या भाई, सांग के काल को हमने काल के हिसाब से, काल का मतलब समझ गया ना, टाइम के हिसाब से, टाइम पीरियड है जो आपका, टाइम पीरियड के हिसाब से हमने क्या है सांग को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला टाइम पीरियड को प्रथम चरण बोलते हैं, संक्रमण काल बोल देते हैं। 1200 से 1790 तक का समय है। इसके अंदर सांग परंपरा की शुरुआत 1206 के अंदर 13वीं सदी में बिहारी लाल पंडित ने करी थी, और इनका शिष्य था चेतन, जिसने सांग परंपरा को और आगे बढ़ाने का काम किया था। ओके जी, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद अब देखो सीधी सी बात, एक साल आता है जिसका नाम आपका क्या है 1658। ठीक है, 1658 किस क्या इसी पीरियड के अंदर आता होगा 1658 है, इससे में आवा 1790 लग का बात करने लगे रहा। तो 1658 के अंदर औरंगजेब का शासन चलने लग रहा था। औरंगजेब ने क्या करा, जो जितने भी सांग होया करते इन सांगा का मैं महिलाओं की एंट्री बैन कर दी। ना तो महिला स्टेज पर परफॉर्मेंस देगी और ना ये महिला कोई मतलब गांव में कोई महिला सांग अलग देखने जाओगी। ठीक है, यानी आपसे प्रश्न पूछा था, ये प्रीवियस ईयर के अंदर हरियाणा जीके के अंदर आया हुआ है कि किस मुगल बादशाह ने है भाई सांग जो परंपरा थी इसके अंदर महिलाओं की एंट्री बैन कर दी थी। तो वो कौन था? औरंगजेब था। लिखेंगे सभी साथी, इसी टाइम पीरियड के दौरान 1658 में औरंगजेब ने सांग में महिलाओं की एंट्री बैन कर दी थी भाई। ठीक है, इसके ऊपर बैन लगा दिया कि ना भाई महिलाएं एंटर नहीं कर सकती सांग का में। ठीक है भाई। उसके बाद 1709 के अंदर जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद क्या फिर से सांग का कमबैक हो गया। फिर से क्या सांग वगैरह की चीजें दोबारा से स्टार्ट हुई, और अब दोबारा से किसने स्टार्ट करी? दोबारा से अगले व्यक्ति तो आए जिसका नाम था बाल मुकुंद गुप्त भाई। उनके द्वारा क्या सांग को दोबारा से पुनर्जीवित किया गया। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछ सकता, हालांकि आज तक पूछा नहीं है, फिर भी लिख लो। ठीक है, फिर क्या हुआ 1709 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ये सारे पहला जो टाइम पीरियड उससे की बात चलने लगी, 1790 लग का जो टाइम पीरियड था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद दोबारा से दोबारा सांग परंपरा शुरू। और अब शुरू करने का काम श्रेय किसको जाता है? तो बाल मुकुंद गुप्त को क्रेडिट जाता है भाई, क्रेडिट जाता है कि इनके प्रयासों की वजह से है अब दोबारा से सांग का क्या है आपका कमबैक हो गया। ठीक है, ओके भाई। के 1707 में क्या हुई थी? हेलो सारी चीज सही है भाई। क्या हुई थी 1707 में, ये तो बताओ। मृत्यु क्या हुई थी 1707 में, तो बताओ था मैं। वो इस तो सही आ भाई, कोई दिक्कत की बात है को नहीं। रुक जाओ, तारा चीज समझ में को नहीं है शायद, 1 सेकंड रुको। अच्छा, डेथ की कहने लगे रहोगे तुम। डेथ तो 1707 के अंदर हुई थी। ये जो बाल मुकुंद गुप्त को ने जो सांग का कमबैक किया वो 1709 में हुआ था। सेंटेंस पढ़ो, 1709 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद दोबारा सांग परंपरा शुरू किसने करी? मैंने औरंगजेब की मृत्यु नहीं बताई कि औरंगजेब की मृत्यु 1709 में हुई है। नो, मैंने ये बताया कि 1709 के अंदर जब औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, 1707 में 2 साल पहले हो चुकी थी इसकी मृत्यु तो भाई। लेकिन 1709 में जो सांग परंपरा की शुरुआत है वो बाल मुकुंद गुप्त ने की थी। औरंगजेब की मृत्यु के 2 साल बाद दोबारा से सांग का कमबैक होया था। तम चीज को समझे, तम सोचे कि इस सेंटेंस में नु कहा कि 1709 में औरंगजेब की मृत्यु। नो, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में ही हुई थी भाई।
ठीक है, यहां पर सेंटेंस को पढ़ो क्या लिख रखा है भाई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद दोबारा सांग परंपरा की शुरुआत वो 1709 में हुई थी। आई चीज समझ में? इसका मतलब ये भाई 1707 के बाद 2 साल बाद 1709 में सांग परंपरा का कमबैक हुआ। इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, चीजें समझ में आई? ठीक है जी। उसके बाद जितनी भी हमारी सांग की परंपराएं हैं, इनको एक अलग लेवल पर सेट करने का श्रेय किसको जाता है? पुराना टाइम का मैं सांग के अंदर सिर्फ नाटक होता था। जो ये औरंगजेब और का टाइम था, उस टाइम सांग के अंदर क्या था? सिर्फ एक नाटक था। ओनली हल्के फुल्का एंटरटेनमेंट कर लिया और कर लिया, वो चीज थी। लेकिन सांग को एक अच्छे लेवल पर पहुंचाना कि बढ़िया लेवल का स्टेज लगाया, बढ़िया टेंट टूंट लगाया, बढ़िया गाना गुना जो भी मॉडर्न में जो आप चीजें यूज करने लग रहे हैं, बढ़िया ढोलक डालक पाए। पहला देवी भवानी माता है, उनके बारे में थोड़ी बहुत प्रशंसा करी, फिर हमने वो और नाटक पढ़, वो क्या नाम है, डांस वगैरह करया। ठीक है, गुग्गा दोमड़ी वाला, ठीक है, वो करया। उसके बाद फिर हमने नाटक करया। मतलब अलग अलग जो स्टेप वाइज जो मॉडर्न सांग, जो आधुनिक सांग है, ठीक है, ये मेनली किसने सेट करा? यानी सांग को एक अलग लेवल पर जो सेट करने का श्रेय है वो किसको जाता है? तो वो जाता है आपका किशनलाल भट्ट को, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, सांग को एक अलग लेवल पर ले जाने का श्रेय, मतलब इस टाइम जब टॉप लेवल पर आ गया था, श्रेय है वो किसको जाता है? वो जाता है किशनलाल भट्ट को। किशनलाल कई जगह आपको भाट लिखा मिल जाएगा, ठीक है, कई जगह आपको भट्ट लिखा मिल जाएगा। भट्ट लिख लो या भाट लिख लो, ये आज तक कंफर्म नहीं हुआ भट्ट है या भाट है। ठीक है, और ये कहां से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे मेरठ यूपी से भाई, मेरठ यूपी से बिलोंग करते थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर ये प्रश्न आपका आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके जी, चीज समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, और अब ये जो किशनलाल भट्ट है ना, ये मतलब जो हमारा आज का जो मॉडर्न सांग उसके जनक एक तरीके से। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज बताई थी, 1770 वाला किधर गया? वो ये रहा 1730 वाला। हरियाणा या देश में सांग की शुरुआत प्रोफेशनल रूप से, मैंने बोला ना प्रोफेशनल का मतलब एक अलग सिस्टमैटिक वे से जिसने शुरुआत करी, वो कौन था? किशनलाल भट्ट था 1730 के अंदर। मैंने आपको बोला था ना, मैं किशनलाल भट्ट ने करी थी, आगे बताऊंगा, तो आगे वाला समय आ चुका है। आपसे प्रश्न पूछ ले, हरियाणा या देश में सांग की शुरुआत प्रोफेशनल रूप से यानी एक अलग लेवल से किसने करी? तो वो 1730 के अंदर किसके द्वारा करी गई? किशनलाल भट्ट के द्वारा इस सांग की शुरुआत आपकी करी गई थी। इस चीज को समझ लेना। चीजें समझ में आई? और किशनलाल भट्ट को ही क्या है? देश का प्रथम सांगी भी बोला जाता है। देश का प्रथम सांगी किसको बोला जाता है? प्रथम सांगी किशनलाल भट्ट को, क्योंकि इन्होंने मॉडर्न लेवल का जो वर्तमान लेवल का जो सांग जो भी चलने लग रहा है वो इन्हीं की देन है। तो इसीलिए किशनलाल भट्ट को क्या देश का प्रथम सांगी भी बोला गया। बहुत सारे लोग बोलेंगे जी बिहारी लाल पंडित था मेन शुरुआत करता था, उसको क्यों नहीं बोलिया? वो औरंगजेब से पहले के समय का था, उसके टाइम पर जो सांग होता था वो नॉर्मल होया करता। लेकिन जो वर्तमान में जो सांग यूज हुआ है उसको एक अच्छे लेवल का सांग माना गया, जिसके अंदर गाना बजाना भी हो गया, नाटक भी हो गया, सारा सिस्टम एक तरीके से फिल्म की डाल हो गया। ठीक है, तो उसकी शुरुआत किशनलाल भट्ट ने करी थी औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मतलब बाल मुकुंद गुप्त, और उसके बाद किशनलाल भट्ट आया था। तो इसी को मेनली देश का प्रथम सांगी माना जाता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, आपसे पूछ ले हरियाणा में सांग की नींव किसने रखी? तो वो भी इसी ने रखी थी। एचआर में सांग की नींव रखी भाई। आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर सांग की नींव किसके द्वारा रखी गई? किशनलाल भट्ट के द्वारा ही क्या है? हरियाणा के अंदर सांग की नींव रखी गई। ओके जी। इसके अलावा किशनलाल भट्ट को क्या है? सांगों का पितामह भी बोला जाता है। क्या है? सांगों का पितामह भी बोला जाता है। ओके जी, पितामह भी बोलते हैं। और मैंने क्या बोला? हरियाणा के अंदर जो सांग की शुरुआत बोलोगे आप लोग, ठीक है, प्रोफेशनल रूप से जो सांग की शुरुआत हो कब हुई आपकी? 1730 में आपकी शुरुआत हुई भाई। 1730 में शुरुआत हुई पहली बार प्रोफेशनल रूप से, और किसके द्वारा करी गई? किशनलाल भट्ट के द्वारा। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। ठीक है, सांग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पक्का याद रखना।
ठीक है, चीजें समझ में आई। सांग को अलग लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर हरियाणा कब पहुंचा? 1730 में। या फिर आप एक तरीके ये भी बोल सकते हो सांग की शुरुआत हरियाणा में किसी ने करी? किशनलाल भट्ट ने। कब हुई? 1730 के अंदर हुई। ठीक है जी, सांगों का पितामह भी किशनलाल भट्ट को बोलते हैं। देश का प्रथम सांगी भी किशनलाल भट्ट है। और हरियाणा में जो सांग की नींव रखी हो भी किसने रखी है? किशनलाल भट्ट। यानी कि ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो किशनलाल भट्ट ही अंतिम सत्य है सांग का। चीजें समझ में आई या नहीं आई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? तो हमने जो पहला टाइम पीरियड था हमारा हरियाणा के अंदर सांग का, जो मतलब हमने टाइम पीरियड के हिसाब से इसको जो 4 पार्टों में डिवाइड किया है, तो हमारा जो पहला चरण है, पहला जो टाइम पीरियड है, ये हमने कर दिया पूरा। इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं हमारे दूसरे चरण के ऊपर भाई। ठीक है, सेकंड जो हमारा टाइम पीरियड है, दूसरा चरण है, वो कब से कब तक आया? वो आया हमारा 100 साल का। ठीक है, लिखेंगे सांग का जो दूसरा चरण है, दूसरा चरण ये कब आया जी? ये आया 1750 से लेकर 1850 तक। 50 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक क्या है आपका सांग का दूसरा चरण आया। मेरे को ये बताओ, पहला चरण हर एक साथी क्लियर है? इतना जो मैंने अभी तक करवाया है। एसएससी जीडी की क्लास आज से शुरू होगी भाई। सर जी, हरियाणा पुलिस के फॉर्म में फोटो और डेट जरूरी है क्या? भाई देखो, मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे बच्चों को पहले पता नहीं था, जिन्होंने भर दिया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभी आगे बढ़ने लग रहे हैं या जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी उसके बाद जो बढ़ने लगे रहे, वो अपनी फोटो डेट जरूर लगा देना। पहले वालों ने भर दिया कोई दिक्कत नहीं, किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फोटो डेट की वजह से किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। ठीक है सर, वॉइस प्रॉब्लम रहेगी भाई, क्योंकि लाइट नहीं, इन्वर्टर के ऊपर थोड़ी चरड़ चरड़ की आवाज़ आपको महसूस होगी। ठीक है, और अगर मैं इस चीज़ को बंद करता हूँ तो आपने देखा ही चलो अभी सारी क्लास रुक गई थी, सारा सिस्टम बंद हो गया था। ठीक है, तो भैया थोड़ी सी आपको चीज़ें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी यार। मैं भी तो करने लग रहा हूँ, लाइट को नहीं होंदड़े, मैं घर की बिजली फूक के पढ़ाने लग रहा था अलग बात। चीज़ भी तो देखो था मैं, मानो या बात है, मैं भी तो यह चीज़ एडजस्ट लगे रहा यार करना, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी यार। ओके नेक्स्ट चलो जी। ठीक है, हाँ नेक्स्ट चलने लगे रहा हूं मैं, और कर चल रहा हूं। अब देखो भाई, अब ये जो दूसरा चरण आया हमारा 1750 से 1850, इस चरण के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान जो प्रमुख सांगी, जो फेमस सांगी होया, उसका नाम था सादुल्ला। ठीक है, आपसे पूछ ले, जो हमारा दूसरा चरण है, ये भी व्यक्ति भी बहुत फेमस है अलग अलग कामों के लिए। इस चरण का जो प्रमुख सांगी है, प्रमुख सांगी है, उसका नाम है सादुल्ला। सादुल्ला नाम से तो मुस्लिम लग रहा है जी, मुस्लिम ही था ये। कहां से बिलोंग करता था जी? हरियाणा के मेवात से बिलोंग करता था जी। ठीक है जी, इसकी क्या खासियत है जी? इसकी खासियत बहुत है, बहुत खासियत है। इसने मेनली रामायण के ऊपर जो, मतलब सॉरी रामायण नहीं, महाभारत के ऊपर इसने जो कलाकारी करी है ना, वो इसकी खासियत है। सादुल्ला बिलोंग कहां से करता है? हरियाणा के मेवात जिले से। मेवात बोल लो या नू से बिलोंग करता है भाई, नू से बिलोंग करता है। ठीक है, इसकी खास बात क्या, जो महाभारत है ना, महाभारत, ठीक है, हरियाणवी महाभारत है, वो इसी ने रचना करी थी उस महाभारत की। ठीक है, और इस हरियाणवी महाभारत को पंडनू के नाम से जाना जाता था, पंडनू का कड़ा। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। इसकी खास बात क्या है? हरियाणवी महाभारत की रचना करी, हरियाणवी महाभारत, यानी महाभारत को हरियाणवी भाषा के अंदर लिख दिया, रचना की। किस भाषा के अंदर? मेवाती भाषा में, मेवाती भाषा में। ठीक है, और इसने इस हरियाणवी महाभारत का नाम क्या रखा? हरियाणवी महाभारत का नाम क्या रखा? तो पंडून का कड़ा। क्या नाम रखा? पंडून का जो कड़ा है वो इसने इस महाभारत का नाम रखा। ठीक है, चीजें समझ में? आपसे पूछ ले, हरियाणवी महाभारत के रचयिता कौन है? सादुल्ला। मुसलमान होते हुए भी हरियाणवी महाभारत, यानी महाभारत यानी एक हिंदू ग्रंथ की रचना कर दी। महान व्यक्ति तो है, लाइट आ गई को नहीं चढ़ के बाद। ठीक है, तो ये कौन हो गए? सादुल्ला। कहां से बिलोंग? मेवात या नू से बिलोंग करते, क्योंकि वहीं पर मुस्लिम उसके धर्म के लोग ज्यादा रहते मेवात के अंदर। ठीक है, और इनका जो महाभारत का जो इन्होंने नाम रखा वो क्या रखा? पंडून का कड़ा। ओके, चीजें समझ में आ गई। इन्हीं को सादुल्ला कोई क्या मेवाती जन कवि भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये किस नाम से भी फेमस है? मेवाती जन कवि के नाम से भी फेमस है। मेवाती जन कवि के नाम से
भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कौन है प्रसिद्ध? सादुल्ला भाई। चीजें समझ में आई? हाँ जी, चीजें समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुसी? हाँ जी, घुस गई। ठीक है, अब जो ये दूसरा चरण हमारा चल रहा था, इसी के अंदर एक और प्रमुख सांगी है जिसका नाम हो जाएगा बंसीलाल। क्या हुआ? ओके सर, ओके ओके तो होएगा सर के कोई बैच मत लेना, बैच लेने के बाद रिप्लाई नहीं करते। बैच लेने के बाद रिप्लाई कैसे किया जाता है भाई, ये तो बता दो। भाई एक चीज मैं बोल लूं, फिर तुम कहोगे किनू बोल रहा है? यह एक इनका बताओ, इनका के सांग है। इनका सांग यो है, गलती पहला खुद करेंगे हैं, फिर डंडा लगाओगे मेरी टीम का, ये कर दो जी, वो कर दो जी, वो कर दो। आप नो बताओ, मैंने कद यह बात बोली कि मैं हरियाणा जिक्के का बैच में एनिमल हस्बेंड्री भी दूंगा? मैंने कदे बोली यह बात? कदे भी कौन बोली? सब स्पेशल मैंने बोला था हरियाणा जिक्के का बैच, ओनली हरियाणा जिक्के का बैच है। इस छोरी का मैसेज आया टीम वाले द्वारा, नो बोले जी हरियाणा जिक्के के बैच में एनिमल हस्बेंड्री नहीं है। टीम वाले बोले जी सर ने तो ऐसा नहीं बोला कि हरियाणा जी के बैच में एनिमल हस्बेंड्री मिले, एनिमल हस्बेंड्री तो ओनली सीईटी मेंस के बैच के अंदर है, ईवीएस डिजास्टर मैनेजमेंट। नो बोले ये बात किसने बोल दी? हरियाणा जिक्के के अंदर ही एनिमल हस्बेंड्री होती है, उसी के अंदर हरियाणा पुलिस एक्ट होता है, ये तो एक ही साथ करवाने चाहिए, ये तो नाजायज चीज है, किसी भी टीचर से पूछ लो, फलाना डिमकाना ज्ञानचंद बनेगी भाई। टीम वाले ने मेरी बताई, मैंने बोला जी आप मेरे को एक चीज बताओ, मैंने कोई बोला था हरियाणा जी बोले तो अंडरस्टूड है, ये तो कॉमन सी बात है, हरियाणा जी के साथ ये तो मिलेगा ही। मैंने बोला ले तेरे 350 रुपये, ठीक है, इनकी बत्ती बनाई गोज मंगा ले, आड़े ज्ञानचंद ना पक्का है। गलती खुद करेंगे, इल्जाम मारा ऊपर गिरेंगे। अरे इतनी तो पढ़ी लिखी है, इतनी तो कॉमन सेंस होगी तेरे में कि भाई के करन लाएगी, के चीज ले लो, बैच का नीचे ऊपर व्यू डेमो का ऑप्शन भी छपा हुआ है, उस डेमो ना खोल के देखा, इतना उड़े भी तो दिखा है कि बैच का में के कंटेंट मिला है। लेकिन ना उल्टे काम खुद करेंगे और फिर गलमा मेरा गल जाएंगे कि ना नू कही थी, ना नू कही थी। देखो भाई, अगले जो हमारे प्रसिद्ध सांगी है उसका क्या नाम है? बंसीलाल। सेकंड हमारे सेकंड सांगी हैं, जो सेकंड प्रसिद्ध सांगी, उनका क्या नाम है? उनका नाम है बंसीलाल। बंसीलाल भाई, इनके द्वारा कौन कौन से सांग रचे गए? एक तो खुद नू कह दे भाई, आदमी देखो मेरा के एक नू कह देना कि ना जी मेरे पर गलती था लिया, मैंने कौन मेरा था, इस चीज की नॉलेज कौन थी, मेरा बैच बदल दो, उस चीज का बदला भी जा भाई। एक तो गलती करे ऊपर तो आकड़ है भी मेरा ऊपर गलमा गल रहा है ना, इसका मतलब ये चीज होनी चाहिए, इसका मतलब ये चीज होनी चाहिए। अरे तो नू कह दे रहा मेरा बदलना, मेरा बैच बदल दो, बैच बदलिया जाएगा, बैच बात खत्म है, जिद्दी लगानी। सेकंड प्रसिद्ध सांगी कौन है? बंसीलाल है जी। ओके जी, तो बंसीलाल का क्या कुछ सिस्टम है भाई? तो बंसीलाल था भाई, इसके द्वारा आपके दो तीन मतलब चीजें लिखी गई। एक तो था गुरु गुग्गा। गुरु गुग्गा क्या है? ये सांग का नाम जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए। निम्नलिखित में से बंसीलाल के द्वारा कौन कौन से सांग लिखे गए थे? गुरु गुग्गा, राजा गोपीचंद, राजा नल, ये तीन सांग इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बंसीलाल के कौन से? गुरु गुग्गा, राजा गोपीचंद। अपनी गलती मानना सीखा करो यार, मेरे पर गलती है मैं खुद गलती मानूं कि हाँ भाई बाड़े मेरे पर गलती है, मैं पढ़ान थोड़ी कितनी बार गलती करूं तो हम उस चीज़ ना कहो कि हाँ जी ये गलत करिए अपना, मैं खुद कह दूँ हाँ भाई मेरे पर गलती हुई है, ये उस चीज़ ना नू कौन स्वीकार कराई, मैं नू जिद्दी लगा लूँ ना तब ना कौन बेरा इस चीज़ का मनना ही बेरा है मैं सही हूँ। ठीक है, ये चीज़ तो नूए होनी चाहिए थी, तो बुकड़ा ना गलत छाप दिया। हरियाणा मैं तो नू कह दूँगा ना भाई तो 1750 तो होना ही नीचे था, तो 1800 आना चाहिए था, बुकड़ा ना गलत छाप दिया, मतलब अपनी गलती थी उस करने खातर, वह चीज़ तो मेरी मिस्टेक है ना। अपनी चीज़ को मान के उस चीज़ को आगे करेक्ट करके और आगे बढ़ना चाहिए, वह चीज़ कौन सोचें जिद्दी लगानी आड़ी बात करनी। दूसरा चरण क्लियर हर एक साथी के, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना भाई, ये वाला ये जो बंसीलाल है इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया सादुल्ला हरियाणवी जो महाभारत आपसे पूछ ले। ठीक है, फिर आता हमारे पास तीसरा चरण भाई, तीसरा चरण। तो हरियाणवी जो सांग है इसका जो तीसरा चरण है वो कौन सा भाई हमारा? तो साल 1850 से 1950 यानी अगले 100 साल और 1850 से
1950 ईस्वी तक का जो समय है वो आता हमारा तीसरे चरण के अंदर, यानी एक तरीके से हमारा जो आजादी हो गया, आजादी के बाद तक का समय इसके अंदर आपका आ गया है। ठीक है, इस जो ये वाला जो टाइम पीरियड यानी अंग्रेजों का युग चलने लग रहा था, इस टाइम पीरियड को हरियाणवी सांग का गोल्डन पीरियड बोला गया, सुनहरा काल बोला गया। आपसे प्रश्न पूछ ले हुआ है भाई, जैसे ऑप्शन दे देगा हरियाणवी सांग का सुनहरा काल या फिर सुनहरा समय किसको बोला गया, तो 1850 से 1950 तक के समय को। ठीक है, यानी अंग्रेजों वाला टाइम है उसको भाई। तो इसको क्या है, हरियाणवी सांग का गोल्डन पीरियड बोला गया है, हरियाणवी सांग का गोल्डन पीरियड बोला गया भाई, गोल्डन पीरियड बोला गया है। किसको बोला गया है, जो 1850 से 1950 तक का समय 100 साल है, इसको क्या हरियाणवी सांग का गोल्डन पीरियड हमने बोला, यानी सुनहरा समय था भाई। इस टाइम हमारे सांग का बहुत तकड़ा विकास हुआ, हाई लेवल तक गया है इसी टाइम के दौरान। ठीक है, हमारे लक्ष्मी चंद साहब हो गए और जितने बड़े बड़े सांगी हैं वो सारे इसी टाइम पर आए थे, इसी गोल्डन पीरियड के दौरान आए थे, और इसलिए हमारा इस पीरियड को क्या गोल्डन पीरियड बोला, क्योंकि इस टाइम हमारा सांग बहुत ज्यादा हाई लेवल तक है, मतलब कि फेमस हुआ था। ये जो टाइम पीरियड है, जो तीसरा चरण है हमारा, इसका जो प्रथम सांगी था वो कौन था, प्रथम सांगी। जो तीसरा टाइम पीरियड इसकी बात करने लगे रहा हूं, जैसे यहां पर था ना प्रमुख सांगी, उसी टाइप से प्रथम बोले प्रमुख सांगी बोल लो, वो कौन था, वो था अली बख्श। कौन था भाई, अली बख्श क्या है इस टाइम पीरियड का, यानी जो तीसरा जो हमारा पीरियड था इसका आपका प्रमुख बोल लो या प्रथम सांगी आप इसका बोल सकते हो। अली बख्श कहां से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, आपका मतलब एग्जामिनर इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। आप सब जो पहला प्रश्न है अली बख्श, आपसे प्रश्न आता है हरियाणा लोक रंगमंच का पितामह किसको बोलते हैं, हरियाणा लोक रंगमंच का पितामह, इसका मतलब समझ गए, यानी कि जो आपके नाटक होने लग रहे हैं या जो भी सिस्टम होने लग रहा है इसका पिता कौन है, तो अली बख्श है भाई। ठीक है, कैसे याद रखोगे भाई, तो बख्श दे, सारा का सारा तना स्टेज पर परफॉर्म करके दर दिया, तो बख्श दे प्लीज। तो हरियाणवी लोक रंगमंच का पितामह किसको बोला गया है, अली बख्श को। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, हरियाणवी लोक रंगमंच का जो पितामह है वो किसको बोला गया है, वो बोला गया है जी अली बख्श को। ओके जी, और अली बख्श के अन्य क्या क्या नाम है जी, और इसकी क्या कुछ खासियत है, और इसकी नाम तो और इसके कुछ और नहीं, बस एक ही नाम याद रखना है। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये जो सांग करता था ना जगह जगह जाके, जैसे रेवाड़ी का है, ठीक है, जहां पर भी सांग करता था तो वहां से पैसा इकट्ठे करके, जो भी इसने सांग किया वहां पर परफॉर्मेंस देके इसने जो भी पैसे इकट्ठे करे, उससे क्या इसने रेवाड़ी के अंदर एक घंटेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो अली बख्श ने क्या है, अली बख्श ने सांग से पैसे इकट्ठे करके, पैसे इकट्ठे करके, ठीक है, क्या है, रेवाड़ी में घंटेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया भाई। ठीक है, किसने पैसे इकट्ठे करके रेवाड़ी के अंदर घंटेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, तो अली बख्श ने, जो भी अपने सांग की परफॉर्मेंस करता था उससे इसने जो पैसे कमाए उसको इकट्ठा करके क्या इसने यहां पर मंदिर का निर्माण करवाने का काम किया, जिसका नाम था हमारे पास क्या, घंटेश्वर मंदिर। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अब जो और अन्य सांगी हैं, इसी टाइम पीरियड की बात होने लग रही है, तीसरा वाला जो काल था, अन्य सांगी और कौन कौन से थे, एक हमने पढ़ा अली बख्श, दूसरा हो जाएगा अहमद बख्श। ठीक है, अली बख्श के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अहमद बख्श भाई। ठीक है, अहमद बख्श है, इसकी क्या खासियत है, एक ही के अंदर है, देख लो भाई, अली बख्श अहमद बख्श, ये कहां से बिलोंग करता है, ये थानेसर कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता था, और इसको अहमद बख्श थानेसरी भी बोल देते हैं। चीजें समझ में आई, इसी को क्या है, अहमद बख्श थानेसरी भी बोल देते हैं। और अहमद बख्श थानेसरी क्यों बोलते इसको, क्योंकि ये थानेसर और कुरुक्षेत्र से बिलोंग आपका करता था। ओके जी, चीजें समझ में आएगी। इसकी खास बात क्या है, हमने देखा सादुल्ला ने क्या करा था, सादुल्ला मेवात से बिलोंग करता था, उसने हरियाणवी महाभारत की रचना करी, जैसे मेवात महाभारत, मैं से मेवात, मैं से महाभारत। और ये आपका अहमद बख्श थानेसरी, ये कहां से बिलोंग करता, थानेसर कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता है, लेकिन इसने क्या थी, हरियाणवी रामायण की रचना करी थी। ठीक है, इसने क्या है, हरियाणवी रामायण की रचना करी,
रामायण की रचना की। और किस भाषा में की? कोरवी भाषा में। उसने किस भाषा में करी थी? मेवाती भाषा में करी थी महाभारत की, ठीक है, कोरवी भाषा में। तो आपसे पूछ ले कि कोरवी भाषा के अंदर हरियाणवी रामायण की रचना किसके द्वारा करी गई? तो अहमद बख्श थानेसरी। कैसे रहो भाई, बख्श दे, तू तो जमाए तकड़ा हरियाणवी का फैन लिगड़िया, रामायण भी हरियाणवी में बना दी, तू तो बहुत तकड़ा आदमी रहा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। हाँ जी, अहमद बख्श थानेसरी ने इस टाइप की चीजें आपकी करी थी। ओके जी। इसके अलावा इनकी क्या खास बात है? जो हमारी 19वीं शताब्दी थी, 19वीं शताब्दी का मतलब समझ गए, यानी जो 1800 वाले साल थे, 1850 से 1950 का टाइम पीरियड है, यानी 1850 से 1899 तक का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड का इनको मतलब बहुत फेमस सांगी माना जाता था। तो आपसे पूछ ले 19वीं सदी का प्रसिद्ध सांगी कौन सा था? तो 19वीं सदी का प्रसिद्ध सांगी आपका अहमद बख्श थानेसरी था भाई, प्रसिद्ध सांगी था, ठीक है, 19वीं सदी का प्रसिद्ध सांगी था। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। और इसकी खास बात क्या होती थी? इसकी खास बात यह थी, अपने जो भी सांग शुरू करता था उससे पहले ईश्वर की प्रार्थना करता था भाई, ठीक है, ईश्वर वंदना से सांग की शुरुआत करता था, ईश्वर वंदना से सांग की शुरुआत करता। कोई भी सांग हो पहला भगवान का नाम लिया करता, ठीक है, भगवान के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा करता, गायत्री मंत्र हो गया, कुछ और हो गया भाई, उनका उच्चारण कराया करता। उसका पाछा क्या है आपके मतलब आगे चीजें शुरू करने का काम करता था, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गया। ये कौन से अखाड़े का कलाकार था? तो ये बहादुर अखाड़े का कलाकार था भाई, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ भाई, ये बहादुर अखाड़े का कलाकार था। ये अखाड़ा कहां से आ गया जिसके अंदर, अभी समझाता हूं। अखाड़े का कलाकार था। ये जो अखाड़ा का मतलब होता है, जैसे अखाड़े के अंदर क्या करते हैं, कुश्ती के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, कलाकार था, ठीक है। और उस अखाड़े के अंदर जो कुश्ती के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, तो सीधी सी बात एक खुला ग्राउंड मिलेगा। अब कुश्ती के खिलाड़ी प्रैक्टिस करें तो एक भीड़ भाड़ में करें, खुला ग्राउंड के अंदर तो प्रैक्टिस करेंगे, यानी पूरा एक अखाड़ा चाहिए। तो अखाड़ा किसने प्रोवाइड किया? बहादुर अखाड़ा था। बहादुर का जैसे मतलब इनके नाम आप अखाड़े को नहीं होंगे, बहादुर नाम का अखाड़ा था। उस अखाड़े के अंदर ही क्या है, ये अपने सांग का मतलब कि आयोजन करने का काम करता था। उड़े जैसे स्टेज लगा करते उस अखाड़ा का मैं, ठीक है, उड़े पूरी खुली जगह हुआ कर दे, उड़े माटी का में लोग बैठा कर दे और उड़े इसका सांग ना देखने का काम कराया कर दे। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड भाई। अब इसके सांग कौन कौन से हैं? जो अहमद बख्श थानेसरी है, इसके सांग कौन कौन से हैं, जो कि आपसे एग्जामिनर में भी पूछ सकता, हालांकि आज तक आए नहीं, फिर भी कई बार पूछ ले भाई। जयमल पता, ठीक है, जयमल पता। गुग्गा हो गया हमारा, जो भी कह रहा था गुग्गा चौहान, ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। जयमल पता, ये सांग का नाम है, गुग्गा चौहान। जैसे हमने अभी पीछे नहीं पढ़ा था, किधर गया वो, इसके अंदर था रहा योरा गुरु गुग्गा था, यहां पर गुग्गा चौहान, मतलब इनका नाम ये बदली जाएंगे, ठीक है। एक हो गया हमारे पास कंसलीला। कंसलीला, रासलीला सुना है? रासलीला भगवान श्री कृष्ण से बिलोंग करती है, कंसलीला भी किससे? भगवान श्री कृष्ण से बिलोंग करती है। इसके अलावा चंद्र किरण नवलदे, चंद्र किरण नवलदे, ये भी क्या है? ये भी सांग है भाई, ठीक है। तो ये सारे सांग क्या है, इन्हीं से हमारे बिलोंग करते थे। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अब इसी टाइम पीरियड के अंदर एक और फेमस सांगी आते हैं जिनका नाम है लक्ष्मी चंद। नाम तो सुना ही होगा, हर एक साथी ने नाम सुन रखा हुआ। हाँ जी, तो यहां पर और अन्य प्रमुख सांगी कौन से हैं इसी टाइम पीरियड के हैं भाई, ठीक है, लक्ष्मी चंद भाई। आओ भाई, लक्ष्मी चंद बहुत ही फेमस व्यक्तित्व हैं, जाटी कला गांव सोनीपत से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनका टाइम पीरियड था 1903 से 47 तक ये सांग की दुनिया के अंदर आपके रहे थे। आओ, तो 1903 से लेकर 47 यानी 20वीं सदी के प्रमुख सांगियों के अंदर ये शुमार है, ठीक है। कहां से बिलोंग करते थे? जाटी कला। जाटी कला कहां पे है? सोनीपत के अंदर। मेरा गाम से सिरसा जाटी रे, मेरा गाम से सिरसा जाटी रे, मैं फैन सुन लक्ष्मी चंद का रे, जा सुपना तेरी भाण गोड द्यूं मैं, छलिया बालक पण का तेरी झांकी के मैं, गोला मारूं पट गोफिया सन का, एक निशाना चुकन द्यूं ना, मैं छलिया बालक पण का। टुन 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 टुन,
बहुत बढ़िया हुआ है। चले भाई आगे। तो लक्ष्मी चंद के गुरु कौन थे भाई? आप सभी को पता है इसके गुरु भी क्या बोले? तो मान गया भाई लक्ष्मी तना एक नंबर का मानस लिख गया। तो इनके गुरु का क्या नाम था? मान सिंह। मान सिंह क्या था? लक्ष्मी चंद के गुरु का नाम था। ठीक है, याद कैसे रखो, इनके गुरु भी क्या बोले? मान गया भाई लक्ष्मी, तो बहुत महान व्यक्ति तो है। ठीक है, शिक्षा क्या थी भाई इनकी? अनपढ़ थे भाई ये, कोई इनको मतलब कि इन्होंने पढ़ाई वगैरह नहीं कर रखी थी। ठीक है, अनपढ़ थे भाई। शिक्षा के बारे में बात करें तो अनपढ़। ठीक है जी। और इनकी क्या कुछ खासियत है जी? इनके गायन की शैली कौन सी थी? तो उसको बोलते डोली, यानी कि ऐसे डोलते हुए गाते थे, ऐसे डोला रे डोल। ठीक है, तो इस तरीके से डोलते हुए गाने का काम करते थे। लिखेंगे सभी साथी, गायन शैली कौन सी थी? गायन शैली डोली। डोली इनकी गायन की शैली थी। ओके जी, ये फैक्टर भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, हर एक के दिमाग में घुस गया होगा। इसके अलावा साल 1921 के अंदर मात्र 18 वर्ष की आयु में क्या है, जो सोवन सिंह का अखाड़ा है, जैसे हमने पीछे देखा भाई कौन से अखाड़े के अंदर, आपका बहादुर अखाड़े के अंदर परफॉर्मेंस देता था अहमद बख्श थाने श्री, और ये किसके अंदर है? सोवन सिंह का जो अखाड़ा है उसके अंदर इसने पहली बार है सांग की प्रस्तुति दी। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी, कब दी? 1921 में 18 वर्ष की आयु में सोहन सिंह के अखाड़े में भाई, के अखाड़े में क्या है? फर्स्ट परफॉर्मेंस दी भाई, पहली प्रस्तुति दी इन्होंने सोवन सिंह के अखाड़े में। ठीक है, कब दी? हमारी साल 1921 में 18 वर्ष की चंदसी उम्र में। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। आपसे पूछ ले, जो वर्तमान में जो रागणियां हम सुने करो, छन 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 जो भी रागणी बाज हैं, उस रागणी के जनक भी लक्ष्मी चंद ही थे भाई। ठीक है, आपसे पूछ ले वर्तमान में जो रागणी का स्वरूप है उसके जनक भी कौन थे? लक्ष्मी चंद ही थे भाई। रागनी के वर्तमान स्वरूप के जनक भी कौन थे? लक्ष्मी चंद ही रागणी के वर्तमान स्वरूप के जनक थे। ओके जी, सीधी सी बात है, दिमाग के अंदर घुस गई। अब ये देखो भाई, अनपढ़ व्यक्ति तो थे, उसके बावजूद भी इतना अच्छा सांग करने लग रहे थे, इतनी सारी चीजें परफॉर्म करने लग रहे थे। इतना ज्ञान इनको मिलने कहां से लग रहा था? इसी चीज के ऊपर जो एमडीयू है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर, वो इसी चीज के ऊपर रिसर्च करने लग रही है। ठीक है, आपसे पूछ ले हरियाणा के कौन से ऐसे सांगी थे, कौन से ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे जिसके ऊपर एमडीयू रिसर्च करने लग रही है, तो वो यही थे भाई। ठीक है, एमडीयू रोहतक। ठीक है, जो रोहतक के अंदर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, वो क्या इन पर शोध करने लग रही है? रोहतक इन पर शोध कर रही है। शोध का मतलब रिसर्च। ठीक है जी, ये चीज भी समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पूछ सकता है भाई। टोटल इन्होंने कितने सांगों की रचना करी? तो टोटल 25 सांगों की रचना करी भाई, सांगों की रचना की भाई। ठीक है, किसने करी टोटल 25 सांगों की रचना? लक्ष्मी चंद जी के द्वारा टोटल 25 सांगों की रचना आपकी करी गई थी। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा लक्ष्मी चंद को वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, या जो पुराण है हमारे उनका ज्ञान है। कहां से हुआ था, मतलब कहां से शिक्षा लेकर इन्होंने करी थी इस चीज की ज्ञान की प्राप्ति? तो टीकाराम शास्त्री से। ठीक है, ये प्रश्न भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। तो लक्ष्मी चंद को वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान पूछ ले। ठीक है, पुराणों का या उपन्यासों का ज्ञान, उपन्यासों के ज्ञान की प्राप्ति है भाई। ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है भाई? इनको किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ये सारी हुई टीकाराम शास्त्री से भाई। टीकाराम शास्त्री से, शास्त्री जी ने ज्ञान दे दिया। और ये कहां से बिलोंग करते? ये हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते टीकाराम शास्त्री, यानी सोनीपत का पड़ोसी जिला है, वहीं से बिलोंग करते टीकाराम शास्त्री। और इन्होंने ही क्या है, इनको वेदों का ज्ञान, उपन्यासों का ज्ञान, ठीक है, पुराणों का ज्ञान, ये सारा ज्ञान इनको देने का काम किया है। ओके भाई,
टीकाराम शास्त्री से, बहुत बढ़िया है सर जी। ग्रुप डी का एग्जाम कब तक हो सकता है भाई? हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम जून जुलाई तक, अभी नहीं होगा। अभी पहले हरियाणा पुलिस को और इस सौदे को निपटाया जाएगा, ठीक है। अभी तुम तैयारी तो करो, एग्जाम से कदे हो, ठीक है, वैकेंसी आओ, पेपर से कदे हो, तुम तैयारी तो करो। तारा सिलेबस पूरा हो चुका हो, सारी चीजें पूरी हो, फिर तो तुम ये चीज कर दे अच्छे भी लागो, मानो ये बात। अब जो ये लक्ष्मी चंद थे, इनके जो सांग होया करते, इनके सांगों के अंदर सारंगी वादक कौन आएगा? सारंगी क्या है जी? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वाद्य यंत्र है सारंगी, ठीक है। नु बताया कर टं टं, जो सारंगी वादक होया करता, इनके जो सांग होया करते उनका, उसका नाम क्या था? उस्ताद दुलिया खान, ठीक है। क्या नाम था? उस्ताद दुलिया खान भाई। ये क्या था? ये था सारंगी वादक, जो कि इनके सांगों के अंदर सारंगी बजाने का काम करता था। ओके जी। इनके निकनेम क्या क्या हैं भाई? इनके निकनेम बहुत सारे हैं, ठीक है। इनके अन्य नाम क्या क्या हैं भाई? बस आज अभी इतना ही पढ़ाएंगे लक्ष्मी चंद का 12 बार, और आगे कौन पढ़े? अंदर सारंगी बजाने का काम कवि, सूफी दर्शन की मेरा, संपूर्ण कविता का कालिदास, लिखेंगे सभी साथी। हरियाणा का सूर्य कवि, पूछा था बहुत बार आते निकनेम के अंदर, मैंने आपको करवाए भी थे शायद। हरियाणा का सूर्य कवि, संपूर्ण कविता का कालिदास, कविता का कालिदास, सूफी दर्शन की मीरा, दर्शन की मीरा, ठीक है। ये सारे इनके निकनेम थे, यानी इस नाम से भी इसको जाना जाता था, ठीक है। और भी नाम है, हरियाणवी संस्कृति का पुरोधा, उस नाम से इनको जानते थे। संगीत का तानसेन, सांग सम्राट, ठीक है। संगीत, या फिर लिख लो हरियाणवी संस्कृति का पुरोधा, संस्कृति का पुरोधा, पुरोधा, ठीक है। सांग सम्राट, ठीक है। हरियाणवी संस्कृति का पुरोधा, सांग सम्राट, और आपका था संगीत का तानसेन, संगीत का तानसेन। ये सारे क्या थे? इनके निकनेम थे। इन नामों से ये फेमस थे, प्रसिद्ध थे। ये नाम भी इनके बोले जाते थे, लोग गाम मानते जाते, बोल दिए जाया करते। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अब ये जो पंडित लक्ष्मी चंद जी थे, इन्हीं के पुत्र का नाम था तुलेराम कौशिक। इनका पुत्र होया करता, जिसका क्या नाम था? उसका नाम था तुलेराम कौशिक, तुलेराम कौशिक। और तुलेराम कौशिक की खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है, जितने भी हरियाणवी सांगी हैं, ठीक है, उनके अंदर से ये एकमात्र है जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो आपसे प्रश्न पूछ ले, हरियाणा का एकमात्र सांगी जिसको पद्मश्री पुरस्कार मिला, तो तुलेराम कौशिक। तुलेराम कौशिक थे कौन? ऐसे याद रख लो भाई, इनकी तो किसी के साथ तुलना हो ही नहीं सकती भाई, इनको तो पद्मश्री मिल रहा है, तो कंपैरिजन किसी के साथ हम कर ही नहीं सकते। तो तुलेराम कौशिक को क्या है? हरियाणा का एकमात्र सांगी, सांगी जिनको पद्मश्री मिला है भाई, पद्मश्री मिला है, तो वो कौन है? वो हमारे हैं तुलेराम कौशिक। ओके जी, चीजें समझ में आएगी। थे किसके? ये लक्ष्मी चंद के बेटे थे। ओके जी, चीजें समझ में आएगी। इनका फेमस सांग कौन सा था? तो इनके प्रसिद्ध सांग का नाम था पद्मावत। प्रसिद्ध सांग कौन सा था? पद्मावत। जो पद्मावत रानी होया करती, पद्मावत हमने मूवी भी देखी है, हाँ जी देखी है जी। तो वो ये सारी चीजें ना स्टोरी का रूप में अपना सांग का मैं दिखाई थी। और जो पद्मावत जो सांग होया करता, ठीक है, ये क्या था? सुंदरता का संपूर्ण दृश्य था। आपसे पूछा जाता है कि हरियाणा का कौन सा सांग है सुंदरता का संपूर्ण दृश्य? पद्मावत रानी बहुत घनी सुंदर थी, उसको पर अलाउद्दीन खिलजी भी मर मिटा था। तो ये क्या है आपका? सुंदरता का संपूर्ण दृश्य भाई, सुंदरता का संपूर्ण दृश्य। कौन सा सांग है हरियाणा का? जो पद्मावत है, वो क्या है? सुंदरता का संपूर्ण दृश्य है, ऐसा सांग है हमारा हरियाणा का पद्मावत। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। पुत्र के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बात करते शिष्य के बारे में भाई। जो हमारे लक्ष्मी चंद जी थे, इनके शिष्य का क्या नाम था? यानी इनका जो चेला था वो कौन था? तो इनके चेले का नाम था मांगेराम, ठीक है। इनके चेले का क्या नाम था? मांगेराम था। वो भी कहां से बिलोंग करते थे? हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करते थे भाई। चेले का नाम क्या था? मांगेराम। और ये भी कहां से बिलोंग करते थे? हरियाणा के सोनीपत जिले से बिलोंग करते थे मांगेराम साहब। ओके जी, ये चीज भी समझ में आगे दिमाग के अंदर घुस गई। और मांगेराम का मैंने आपको एक निकनेम करवाया होगा कि कवि शिरोमणि के नाम से किसको जाना जाता है? भाई कवि को ये चीजें शोभा नहीं देती कि वो मणि को मांगे,
ठीक है, मणि को मांगे, यानी कवि शिरोमणि के नाम से किसको जाना जाता है? कवि शिरोमणि के नाम से मांगे राम जी को जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी। और ये जो मांगे राम है, इनके दो प्रमुख गीत हैं। एक गीत तो गंगा जी तेरे खेत में, दूसरा इनकी रागणी है तू राजा की राज दुलारी। ठीक है, तो इनका गीत है, एक गीत है, एक रागणी है। गीत का क्या नाम हो जाएगा? गीत का नाम हो जाएगा जी गंगा जी तेरे खेत में, गंगा जी तेरे खेत में। और रागणी का नाम क्या हो जाएगा? तू राजा की राज दुलारी मैं, तू राजा की राज दुलारी। ठीक है, ये इनकी फेमस रागणी थी। चीजें समझ में आई? हर एक साथी के दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? हाँ जी घुस गई। आपसे पूछ लिया हरियाणवी लोक थिएटर का आधुनिक जनक कौन है, तो भी कौन है? लक्ष्मीचंद जी। इधर इधर लिखवा दूं। ठीक है, क्या है इनकी और खास बात? हरियाणवी लोक थिएटर का आधुनिक जनक, हरियाणवी लोक थिएटर का जो आधुनिक जनक है वो भी कौन है आपका? आधुनिक जनक वो भी हमारे लक्ष्मीचंद जी हैं। इनको हरियाणवी लोक थिएटर का आधुनिक जनक भी बोला जाता। ओके जी, इनके सांग कौन कौन से थे? लक्ष्मीचंद जी के सांग कौन कौन से थे? ये क्या हमने पढ़े हैं जी? बिल्कुल भी नहीं पढ़े अभी तक। तो लक्ष्मीचंद के फेमस सांग वो कौन कौन थे? एक तो ज्ञानी चोर, राजा हरिश्चंद्र, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुके, सिर्फ वही करवाऊं आपको। हीर रांझा, इसे से सांग बनाया करता भाई। सांग तो देखो ताम के है, तो ज्ञानी चोर, राजा हरिश्चंद्र, ये सांग होया कर दे भाई। ठीक है, हीर रांझा देख लो भाई, क्यों को नहीं लोग देखना हो भाई, इसी से सांग बनने लग रहे हैं। हीर रांझा के नाटक देखने खातिर तो आया करते सारे। ठीक है, नल दमयंती, क्या था? नल दमयंती भाई। तो ये सारे इनके सांग होते थे भाई। तो आज के लिए हम लोग करेंगे इतना ही। ठीक है, हमारा तीसरा जो टाइम पीरियड है ये भी हो चुका है, मतलब लगभग पूरा हो चुका है, एक दो पोर्शन हो रहे इसका। ठीक है, तो हमने देखो भाई सांग के बारे में मोटा मोटा काफी हद तक हम लोगों ने पढ़ लिया। कितनी देर की क्लास होगी अपनी? 1 घंटा 11 मिनट की क्लास होगी, मोटा मोटा 70 मिनट की क्लास होगी। हमने काफी हद तक चीजें पढ़ने का काम किया हरियाणवी सांग के बारे में, कुछ नए तरीके से पढ़ने का काम किया, जैसे बुकों के अंदर दिखाई देता आपको, उससे मैंने कुछ अलग सिस्टमैटिक वैसे चीजों को दचाने का काम किया है। ठीक है, तो हमने 4 हिस्सों के अंदर सांग को बांटा। 3 हिस्से हम लोग लगभग पढ़ चुके, तीसरा हिस्सा थोड़ा सा रह गया, वो मैं आपको कल तो संडे हो जाएगा, परसों करवाऊंगा, संडे की छुट्टी रहेगी। और चौथा हिस्सा का मतलब परसों इसको सांग वाले टॉपिक को पूरा कर देंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। इन पर्सनों की पीडीएफ लो, हैंड रिटन नोट्स लो, या ये वीडियो लो, सारी आपको मिलेंगी। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। और कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको सीईटी मेंस का बैच मिलेगा। ठीक है, जिसको हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के संपूर्ण सारे सब्जेक्टों की तैयारी करनी है, ईवीएस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, हरियाणा जी कैंड बैंड, सारा हमने उड़े मिलेगा। ठीक है, जिसको सीईटी ग्रुप डी की तैयारी करनी, सीईटी ग्रुप डी का अलग से कोर्स है। एक भाई जिसको सिर्फ हरियाणा के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, लाइक ओनली हरियाणा जीके, ठीक है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, ओनली एनिमल हस्बेंड्री लगा लो, और साथ में ईवीएस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, रूरल मार्केटिंग वगैरह वगैरह, सिर्फ ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं जिसको, पुलिस एक्ट वगैरह। तो इसका एक अलग से बैच लॉन्च कराया मैंने कल। ठीक है, वो इसको भी ले सकता है। जिसको ओनली हरियाणा जीके पढ़नी तो हरियाणा जीके का अलग से बैच है भाई। और जिसको ALM